हेलो दोस्तों, आपका बंधु परिवार में स्वागत है। आज हम दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? ए, कुटीर उद्योग को समाप्त करना। बी, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का समाप्त करना। सी, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। आपका डी विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी रॉलेट एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा, बिना दलील, बिना अपील के किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकती थी? बंदी बना सकती थी दोस्तों। तो इसीलिए आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना रख सकती थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई थी? आपके सामने विकल्प है ए, 13 अप्रैल 1919, बी, 18 मार्च 1919, सी, 15 मई 1920, डी, 24 नवंबर 1919। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड घटना घटित हुई थी दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो आपके सामने विकल्प है ए, लाहौर षड्यंत्र केस की जांच के लिए, बी, काकोरी षड्यंत्र केस की जांच के लिए, सी, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, जलियांवाला हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक आयोग का गठन किया गया था जिसे हम हंटर कमेटी के नाम से जानते हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? ए, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, बी, विदेशी माल का बहिष्कार, सी, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग, डी, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी असहयोग आंदोलन द्वारा कांग्रेस का यह प्रमुख कार्यक्रम था कि हम लोग सरकारी अदालतों का बहिष्कार करेंगे, अपने मुकदमों का फैसला ग्राम पंचायतों में कराएंगे, विदेशी माल का बहिष्कार करके स्वदेशी को हम प्रोत्साहन करेंगे, स्वदेशी उत्पादों को। इसी तरह से सरकारी वैतनिक अवैतनिक पदों व उपाधि जो सरकार द्वारा विभिन्न अवसरों पर भारतीयों को दी जाती थी, उनकी उपाधियों का हमें परित्याग करना होगा। यानी उपरोक्त कार्यक्रम जो है असहयोग आंदोलन के द्वारा उठाए गए थे या चलाए गए कार्यक्रम थे। तो आपका सही उत्तर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? आपके सामने ए विकल्प है विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की घटना, बी, प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार की घटना, सी, अदालतों के बहिष्कार की घटना, डी, चौरी चौरा कांड के कारण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। ये चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक स्थान है जिसका नाम था चौरी चौरा। इसी इसी स्थान पर कुछ आंदोलनकारियों द्वारा एक थाने में आग लगा दी जाती है जहां के सारे सिपाही जलकर मर जाते हैं। इस घटना का जैसे ही गांधी जी को पता चलता है, गांधी जी इससे बहुत ज्यादा खिन्न होते हैं, नाराज होते हैं और असहयोग आंदोलन को 5 फरवरी 1922 को स्थगित करने का अलाउंस यानी घोषणा कर देते हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए विकल्प है देशबंधु चित्तरंजन दास व मोती नेहरू द्वारा,
बी विकल्प है लाला लाजपत राय व लोकमान्य तिलक द्वारा। सी विकल्प है श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य तिलक द्वारा। डी विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, देश बंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल नामक एक पार्टी का गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष देश बंधु चित्तरंजन दास थे और इसके महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था, या हम कहें उद्देश्य इसका क्या था। ए, बजट को रद्द कराना। बी, नौकरशाही को शक्तिशाली बनने वाले प्रस्तावों का विरोध करना। सी, समस्त प्रभावशाली स्थानों व पदों पर अधिकार। डी, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने बात की स्वराज दल का जो स्थापना था वह चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। जिस समय असहयोग आंदोलन दोस्तों समाप्त कर दिया गया था, कांग्रेस नेताओं के पास कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था, तो उसमें दो मतलब कुछ नेताओं का ये विचार था कि हम जो है राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए इलेक्शन लड़के असेंबली में जाते हैं। उसी में से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा एक स्वराज दल का स्थापना की जाती है और उनका मकसद होता है कि हम असेंबली में जाकर बजटों को पास नहीं होने देंगे, यानी उसका विरोध करेंगे। नौकरशाही को शक्तिशाली बनने वाले प्रस्तावों का विरोध करेंगे, यानी जो वहाँ की असेंबली कानून बनाकर यह पारित करेगी कि नौकरशाही के पास ये अधिकार होंगे, उसका विरोध करना इनका मकसद था। और समस्त प्रभावशाली स्थानों पर अधिकार करना, मतलब एक तरह से कहा जाए मुख्य पदों पर अपने आदमियों की नियुक्ति करना स्वराज दल का अपना एक उद्देश्य था। तो इसलिए हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी कार्यक्रम स्वराज दल के कार्यक्रम में शामिल थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? फरवरी 1928, बी, मार्च 1928, सी, फरवरी 1929, डी, मार्च 1929। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा फरवरी 1928। 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कमीशन की नियुक्ति की जाती है जिसका नाम होता है साइमन कमीशन, क्योंकि 1919 के एक्ट में यह बात की गई थी कि 10 साल बाद इसकी एक समीक्षा की जाएगी, यानी 1900 जो 19 था वो 1930 में इसकी समीक्षा के लिए आयोग गठित होना पहले से ही तय था। लेकिन वहाँ की जो सरकार थी 2 साल पहले इस कमीशन की नियुक्ति कर देती है जिसका नाम होता है साइमन कमीशन। यह भारत की संवैधानिक स्थिति जांच करने के लिए फरवरी 1928 में भारत में आता है। तो हमारा विकल्प क्या सही होगा दोस्तों? ए, यानी फरवरी 1928। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? आपके सामने विकल्प ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी जो साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था इसमें जो 7 सदस्य थे वह कौन थे? अंग्रेज थे। इसमें किसी भी भारतीय को स्थान नहीं दिया गया था। इसी कारण इस साइमन कमीशन का भारत में पुरजोर तरीके से क्या हुआ था? विरोध किया गया था। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी, जितने भी भारत की उस समय राजनीतिक पार्टियां थीं, सभी ने एक सुर में साइमन कमीशन का विरोध किया था। यानी साइमन कमीशन में जो 7 सदस्य थे वो सातों के साथ अंग्रेज थे, मतलब इसमें एक भी भारतीय सदस्य को जगह नहीं दी गई थी। तो आपका सही उत्तर होगा डी, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? ए, दैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना। बी, बृहद भारतीय परिषद की स्थापना। सी, संघ शासन की स्थापना। डी, उपयुक्त सभी सिफारिशें। तो साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आया था, यहां से जाने के बाद उसने सभी की सभी सिफारिशें रिकमेंड की थी, यानी लागू करने की सिफारिश की थी। तो इसलिए हमारा उत्तर डी सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सिफारिशें साइमन कमीशन द्वारा की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यह रिपोर्ट रद्दी के कागजों के ढेर में रखने योग्य है। साइमंस रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? आपके सामने ए विकल्प है सर शिवास्वामी अय्यर, बी सर सफात अहमद खां, डी मिस्टर एंडूज, डी पी ई रॉबर्ट्स। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए सर शिवा स्वामी अय्यर ने कहा था साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेर में रखने योग्य है। मतलब साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी वह भारत की संवैधानिक स्थिति के बारे में कुछ भी कहने लायक या कुछ भी अच्छा उसने कुछ नहीं कहा था। इसी कारण सर शिवास्वामी अय्यर ने इस रिपोर्ट के संबंध में कहा कि यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेर में रखने योग्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? ए भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, बी प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, सी केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन किया जाए दोस्तों, डी उपरोक्त सभी सुझाव। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी उपरोक्त सभी सुझाव। 18 नेहरू रिपोर्ट 1929 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है दोस्तों, जो 1930 में एक रिपोर्ट सौंपती है जिसका नाम होता है नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट में भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने की बात की गई थी, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात की गई थी, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन की भी बात की गई थी। तो इसलिए हमारा उत्तर सही हो जाएगा डी यानी उपयुक्त सभी सुझाव नेहरू रिपोर्ट में की गई थी दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? ए 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, बी दिसंबर 1928 को कलकत्ता अधिवेशन में, सी 1922 के गया अधिवेशन में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा डांडी समुद्री तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? आपके सामने विकल्प है ए 6 मार्च 1930, बी 6 अप्रैल 1930, सी 6 मार्च 1931, डी 6 मार्च 1932। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा डांडी यात्रा समाप्त की गई और गुजरात के डांडी तट पर एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था दोस्तों। यह यात्रा 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 तक का चली थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? ए विकल्प है गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बी वाहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, सी हिंदुओं को अस्पृश्य त्याग देना चाहिए। यानी एक तरह से कहा जाए अस्पृश्यता यानी जो हमारे नीच मतलब एससी बिरादरी के हैं उन्हें अपनाना चाहिए यानी अस्पृश्यता का त्याग कर देना चाहिए। डी उपयुक्त सभी कार्यक्रम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी यानी महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उसमें यह कहा गया था कि कांग्रेस द्वारा गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकलना चाहिए यानी गांव-गांव हर व्यक्ति को नमक बनाना चाहिए। शराबों वाहनों को शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए यानी जो यहाँ की महिलाएं थी वह शांतिपूर्ण तरीके से शराब की दुकानों पर, अफीम की दुकानों पर, विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया करती थी। हिंदुओं द्वारा अस्पृश्यता का त्याग कर देना चाहिए, इसलिए ये सारे विकल्प क्या हैं सही हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा डी उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? आपके सामने विकल्प है
ए 12 नवंबर 1929, बी 12 नवंबर 1930, सी 12 नवंबर 1931, डी 12 नवंबर 1932। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों की राजनीतिक समस्या का या डोमिनियन स्टेट के संबंध में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन 12 नवंबर 1930 को लंदन में किया गया था दोस्तों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी 12 नवंबर 1930। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ए विकल्प है 5 मार्च 1931, बी विकल्प है 5 मार्च 1932, सी विकल्प है 5 अप्रैल 1931, डी विकल्प है 5 अप्रैल 1932। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 5 मार्च 1931। यानी 5 मार्च 1931 में क्या हुआ था, गांधी और इरविन जो उस समय के तत्कालिक गवर्नर थे के मध्य एक समझौता होता है, जिसमें इरविन की ये मांग होती है कि गांधी को गोलमेज सम्मेलन में भाग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना पड़ेगा, असहयोग असविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना पड़ेगा। इसके बदले इरविन जो है राजनीतिक कैदियों को क्या करेंगे, रिहा करेंगे। इस तरह से 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के मध्य एक समझौता हो जाता है, जिसे हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किया था वह कौन किया था? महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया था दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था? तो आपके सामने विकल्प ए है चाय व बागान संघों का विशेष प्रतिनिधित्व, आपके सामने बी विकल्प है स्त्रियों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था, सी विकल्प है दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, डी विकल्प है अंगल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। तो आपके सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था मैकडोनाल्ड अवार्ड में किया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 7 सितंबर 1930, बी 12 अक्टूबर 1931, सी 17 नवंबर 1932, डी 17 दिसंबर 1933। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 17 नवंबर 1932 को ब्रिटिश यानी इंग्लैंड में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? आपके सामने विकल्प ए है 21 नवंबर 1939, बी 22 नवंबर 1939, सी 22 दिसंबर 1939, डी 22 जनवरी 1940। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939, यानी कांग्रेस द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था, क्योंकि 1939 में कांग्रेस के सभी राज्यों से मुख्यमंत्री क्या हुआ था, त्यागपत्र दे दिए थे, जिस कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? ए ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना, बी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, सी ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति में स्थापित की जाएगी, डी उपयुक्त सभी बातें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी,
यानी उपरोक्त सभी बातें अगस्त प्रस्ताव में शामिल थी। अगस्त प्रस्ताव 1942 को लाया गया था दोस्तों। उस समय विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। ब्रिटिश सरकार भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव लाई थी 1942 को, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना था। यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा यह कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार युद्ध समाप्ति के बाद भारत में एक औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करेगी। बी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। जो गवर्नर जनरल की उस समय कार्यकारिणी हुआ करती थी, उसमें भी भारतीयों को कुछ स्थान में दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति की स्थापना, यानी एक युद्ध के लिए वो एक परामर्श समिति की गठन की बात भी की गई थी अगस्त प्रस्ताव में। तो इसलिए आपका सही विकल्प हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी बातें अगस्त प्रस्ताव में शामिल थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ए ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, बी गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, सी युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट, डी उपयुक्त सभी कारण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी कारण। क्रिप्स मिशन जो आया था भारत में, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति थी और ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का यह दबाव था कि ब्रिटेन जो है भारत को क्या कर दे, स्वतंत्र कर दे। और इसी समय गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया था। यानी सारे भारतीयों को दृढ़ता के साथ कांग्रेस क्या कर रही थी, उसका नेतृत्व कर रही थी। और इसी समय भारत छोड़ो एक महत्वपूर्ण आंदोलन गांधी द्वारा लीड किया जा रहा था दोस्तों। तीसरी थी युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। यानी मित्र राष्ट्रों के ऐसा लग रहा था विजयी हो रहे हैं और जापान का संकट भारत पे लगातार बनता जा रहा था। तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक मिशन भेजा जाता है जिसका नाम होता है क्रिप्स मिशन। यानी ये तीनों ऐसे कारण थे जो क्रिप्स मिशन भारत आने के लिए बाध्य होता है। तो हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा? डी, यानी उपयुक्त सभी कारण मौजूद थे क्रिप्स को भारत आने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 8 अगस्त 1942, बी 8 सितंबर 1942, सी 8 अगस्त 1943, डी 8 अगस्त 1944। तो भारतीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन बंबई में 8 अगस्त 1942 को पारित कर दिया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी 8 अगस्त 1942 को भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में, यानी मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। आइए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? ए क्रिप्स मिशन की असफलता और निराश व व्यग्रता का वातावरण, बी बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, सी शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, डी उपरोक्त सभी कारण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया गया था उस समय क्रिप्स मिशन जो आया हुआ था, उसने जो शर्तें रखी वो किसी भी भारतीयों को मंजूर नहीं थी। यानी उसकी असफलता और भारतीयों को दिन पर दिन निराशा होती स्थिति, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उनसे साथ साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। और उस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वह पूरी तरह से डमाडोल हो चुकी थी। यानी भारत पूरी तरह से कंगाल की स्थिति पे जा रहा था, जिस कारण भारत में एक बड़े आंदोलन शुरू करने के लिए गांधी ने भारतीय अधिवेशन मुंबई में एक प्रस्ताव रखा जिसे कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन। यानी भारत ने इसी अधिवेशन में गांधी द्वारा कहा गया था डू एंड डाई, करो और या मरो। यानी भारत अब या तो अपनी स्वतंत्रता हासिल करेगा या स्वतंत्रता की चाह में अपने प्राणों की आहुति दे देगा। यानी उस समय सारे कारण विद्यमान थे, इसलिए आपका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी कारण। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक का। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। और जो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों तो बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि आने वाला जो वीडियो हो उसका आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ नए विशेषज्ञों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।